Assalamu alaikum everyone. So this video is a part 3 of electron transport chain. वैसे तो हमने पिछली दो वीडियोस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इन डिटेल्स डिस्कस कर लिया है, बट कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो अगर आपको पता हो तो इट्स बेटर फॉर यू, तो इसलिए मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो हमने जो लास्ट देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चार डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। और इसके अलावा हमने देखा था कि एक उसके अंदर एटीपी सिंथेज होता है। ठीक है, एक हमने क्या देखा था, एटीपी सिंथेज होता है। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली ये बताऊंगी कि इन कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स क्या हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 को कलेक्टिवली हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम्स होते हैं ये दोनों, बट अगर पर्टिकुलरली फोर्थ कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। चारों कॉम्प्लेक्सेस के नाम आपको पता चल गए हैं। इसके अलावा जितने भी ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सब हमारे पास होते हैं प्रोटीन। ठीक है, ये भी प्रोटीन है क्योंकि ये एंजाइम है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन है एक्सेप्ट वन थिंग, जो यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम क्यू होता है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का इंटरमीडिएट है, इसलिए वो लिपिड सॉल्युबल एक कंपाउंड है। बाकी सब जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो प्रोटीन्स हैं। एक ये बात आपको बतानी चाहिए। सेकेंडली, एटीपी सिंथेज की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, वो आपको इस तरह बतानी चाहिए कि एटीपी सिंथेज के दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका पार्ट होता है F1, एक होता है F0। F0 वाला जो पार्ट है इसका, ये होता है जो हमारी इधर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी ना, जो हमने डिस्कस किया था, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से ऊपर जो है ना, अबव जो है वो F0 है, और जो इसका F1 वाला पार्ट है वो इनसाइड द मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंटेड इनसाइड द मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास एटीपी सिंथेज के दो एक तरह से कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। ये बात आपको पता चल गई। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि हर इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 के अराउंड भी मूव करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स 3 के अराउंड मूव करते हैं, और 4 के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, 2 के अराउंड मूव नहीं करते। अब सारा हाइड्रोजन जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो इस हाइड्रोजन को वापस हमने री एंटर करना है मैट्रिक्स के अंदर। ये हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट होती है ये दो बेसिस पे होती है, इसके दो ग्रेडियंट्स होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किस तरह बनता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जो इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस है उसमें प्लस चार्ज ज़्यादा है, लेकिन मैट्रिक्स में प्लस चार्ज कम है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आइंस मूव करते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे हमारे पास पीएच का डिफरेंस जो है वो भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, वहाँ पे जाहिर सी बात है पीएच गिर जाएगी। तो यहाँ की पीएच जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी पीएच में, मैट्रिक्स की पीएच ज़्यादा होती है। तो ये एक पीएच ग्रेडियंट भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये बातें आपको कुछ पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास ये सारी सिंथेसिस हो रही है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से, एंड पे ऑक्सीजन ने उसको रिसीव किया और ऑक्सीजन ने उसको कन्वर्ट कर दिया वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो सारी सिंथेसिस है और एट द एंड जो है वो एटीपी सिंथेस से एटीपी की प्रोडक्शन भी हो रही है, इसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, केमी, इस पूरे प्रोसेस को इसको कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो टू प्रोड्यूस फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और फिर जो फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उससे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस फ्री एनर्जी की हेल्प से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर एटीपी बना देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये बातें आपको पता चल गई। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है
कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था साइट स्पेसिफिक इनहिबिटर होते हैं, हर कॉम्प्लेक्स का कोई ना कोई इनहिबिटर है। उसका मैंने आपको निमोनिक बताया था रिकोन, ठीक है। आर से जो है वो रोटिनॉन है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर है, इसी तरह 3 का एंटीमाइसिन था, 4 का साइनाइड्स था, और एटीपी सिंथेज का जो है ओलिगोमाइसिन और अनकपलिंग एजेंट्स थे। अब ओलिगोमाइसिन की मैं आपको थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री बता देती हूँ। ओलिगोमाइसिन जो है, आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा उस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लिपिनकॉट हमारी बायोकेमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ, थोड़ा इंपॉर्टेंस दी हुई है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओलिगोमाइसिन क्या करता है कि ये एटीपी सिंथेज का एक तरह से ब्लॉकर है, उसको इनहिबिट करता है। तो किस तरह इनहिबिट करते हैं? एटीपी सिंथेज के मैंने आपको बताया दो पार्ट्स हैं, एक F0 पार्ट है और एक F1 पार्ट है। ओलिगोमाइसिन जाके इसके F0 पार्ट के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एटीपी सिंथेज को इनहिबिट कर देता है। और जब एटीपी सिंथेज इनहिबिट हो जाएगा तो हाइड्रोजन ने की जो री एंटर होना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्पायरेटरी कंट्रोल पूरा स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये आपको मैंने बता दिया ओलिगोमाइसिन की इंपॉर्टेंस। सेकेंड जो है हमने देखा था कि अनकपलिंग एजेंट्स होते हैं जो कि इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब वो अनकपलिंग एजेंट्स की क्या केमिस्ट्री होती है कि अनकपलिंग एजेंट्स जो है ना वो हमारे पास होते कहाँ पे हैं? पहली बात ये होते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। दो मेम्ब्रेनियस स्पेस थी, एक इनर थी एक आउटर थी, दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी और अंदर मैट्रिक्स था। तो अनकपलिंग एजेंट्स जो है ना वो कहाँ पे होते हैं? ये इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। पहली बात ये हो गई। और इनका काम ये होता है कि ये हाइड्रोजन को री एंटर कराते हैं फ्रॉम द जो हमारे पास स्पेस है उससे मैट्रिक्स के अंदर री एंटर कराते हैं हाइड्रोजन को, अनकपलिंग एजेंट्स। अब ये क्या करते हैं कि जब इसको मूव करा रहे होते हैं ना तो ये हमारे पास एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है, हमें पता है ना कि ये कोई एक ग्रेडियंट बना था, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बना था और पीएच ग्रेडियंट बना था। इस ग्रेडियंट की वजह से हाइड्रोजन अंदर आया और एटीपी की जनरेशन हुई। लेकिन अनकपलिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि ये इस ग्रेडियंट को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जब ये ग्रेडियंट डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन तो बाहर से अंदर आ जाएगा, बट एटीपी की सिंथेसिस जो है वो हमारे पास नहीं होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि जब हाइड्रोजन मूव करता है तो ये फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो फ्री एनर्जी हमारे पास एटीपी बनाती है। हाइड्रोजन डायरेक्टली एटीपी को की प्रोडक्शन में काम नहीं करा, ये फ्री एनर्जी बनाता है और फ्री एनर्जी एटीपी बनाती है। लेकिन अनकपलिंग एजेंट्स क्या करते हैं? अनकपलिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि वो एटीपी की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। मतलब ये कि हाइड्रोजन तो री एंटर हो जाएगा, वो फ्री एनर्जी भी बनाएगा, लेकिन वो फ्री एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी और एटीपी की प्रोडक्शन नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है ना, इसको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो ये एक तरह से थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है, हीट की प्रोडक्शन हो जाती है लेकिन एटीपी प्रोडक्शन नहीं होती। इस तरह हमारे पास अनकपलिंग एजेंट्स ब्लॉक कर देते हैं एटीपी सिंथेज को। ओके, अच्छा, अब हमारे पास सिंथेटिक अनकपलिंग एजेंट्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अगर आप बहुत ज़्यादा एस्पिरिन की ओवरडोज कर लें या सिलिकेट्स वाली ड्रग्स की ओवरडोज कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी सिंथेज को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फ्री एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, एटीपी नहीं बन रहे होते और फीवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कि एटीपी और एडीपी का ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। ये मैं आपको बताती हूँ, इट्स वेरी इजी। अच्छा, ये ऐसे होता है कि पहले हम लिख लेते हैं एडीपी एटीपी ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट इस तरह होती है कि हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो उसको कोई ना कोई कैरियर चाहिए। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई कैरियर है। वो कैरियर क्या करता है कि साइटोसोल में, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल है उसके अंदर हमारे पास एडीपी भी प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट है। ये कैरियर क्या करता है? ये कैरियर साइटोसोल से, ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर मैट्रिक्स है, इसकी जाहिर सी बात है आउटर भी एक मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की।
अब ये साइटोसोल से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रॉस करते हुए आएंगे, इस कैरियर के थ्रू इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आ जाएंगे, और इनसाइड आके क्या होगा, वो एटीपी दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाएगा। अब ये एटीपी बन गया, ये एटीपी दोबारा से वापस साइटोसोल में चला जाएगा बाहर, वहाँ पे यूज़ होगा एनर्जी की फॉर्म में और दोबारा एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर दोबारा कैरियर के थ्रू इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, फिर एटीपी बनेगा। इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई। लेकिन एटीपी और एडीपी का आपने देख लिया किस तरह उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं एनएडीएच की ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, एनएडीएच और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। जिस तरह मैंने बताया कि एटीपी के ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर है, वो कैरियर इसको ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, लेकिन एनएडीएच के लिए हमारे पास कोई भी कैरियर नहीं होता। एनएडीएच क्या करता है कि साइटोसोल के अंदर एनएडीएच प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर साइटोसोल में पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है साइटोसोल। अब वहाँ से इसने क्या करना है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आना है। अब कोई कैरियर भी नहीं है दरमियान में, तो ये किस तरह आता है, ये आता है शटल के थ्रू। ठीक है, इसको एक शटल हेल्प करती है इनसाइड द मैट्रिक्स आने के लिए। दो तरह की शटल्स हैं जो इसको हेल्प कर रही हैं। एक हमारे पास है G3P शटल, दूसरी है हमारे पास मेलेट एस्पर्टेट शटल। ठीक है, मेलेट एस्पर्टेट शटल। अब ये किस तरह काम करते हैं, मैं इसको आपको थोड़ा सा रफ स्केच आउट करके दिखाती हूँ कि ये G3P और ये शटल किस तरह काम करती हैं। ये सारा आपका प्रीवियस नॉलेज है, मैं सिर्फ उसको रिकॉल करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास जब हो रही होती है क्रेब साइकिल चल रहा होता है, क्रेब साइकिल के अंदर एक स्टेप है हमारे पास जिसमें मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा होता है। हमने निमोनिक याद किया था क्रेब साइकिल के लिए, कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फ्रॉम मनी ऑफिसर, तो उसका जो लास्ट स्टेप था मनी ऑफिसर वाला, ये वो है, मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना। इस दौरान क्या होता है जी, NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। अब इसकी कन्वर्जन हो गई, ये NADH, अब इस NADH ने क्रॉस करनी है मेम्ब्रेन्स, लेकिन इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो होता क्या है कि जब ये हमारे पास NAD से NADH की फॉर्म में आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स 1 NADH के इलेक्ट्रॉन्स को भी रिसीव करता है। सेकेंडली ये वहाँ पे क्या कर रहा होता है, ये वहाँ पे NADH के इलेक्ट्रॉन्स को लेके और उससे ATP की प्रोडक्शन कर रहा होता है। इस तरह हमारे पास NADH जो है वो ATP प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो मूव करके आ जाता है। ठीक है, 3 ATP हमारे पास ये NADH बना रहा होता है। ये था हमारे पास मेलेट एस्पर्टेट शटल। अब हम बात करते हैं सेकेंड शटल की, जो है G3P शटल। अब G3P शटल किस तरह NADH की ट्रांसपोर्ट करता है, कि वो क्या करता है, वो करता है ये कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो NADH के इलेक्ट्रॉन एंटर कर देता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन से फॉस्फेट में, और किस तरह करता है, एक एंजाइम है G3P डिहाइड्रोजिनेज, उसके थ्रू। ये हमने ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप पढ़ा था जिसमें डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3P आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और वो आगे फिर ये कन्वर्जन हो जाती है इसकी। अच्छा, इस दौरान जो एंजाइम होता है हमारे पास, यहाँ पे G3P डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ NADH इज ट्रांसपोर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बाय G3P डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आगे जाके। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जब ये, तो ये कन्वर्जन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है इनकी, और ये कन्वर्जन किस तरह कर रहे होते हैं, FAD को कन्वर्ट कर देते हैं FADH2 के अंदर, और वो FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो जाते हैं कोएंजाइम Q के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 2 के साथ प्रेजेंट है, और वहाँ से वो इसको एक्सेप्ट करता है और वो इससे ATP की प्रोडक्शन कर देता है। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी। ये लिपिनकॉर्ट में जो है इसको थोड़ा सा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह ATP की ट्रांसपोर्ट होती है, NADH की और FAD की जो है वो ट्रांसपोर्ट से किस तरह ATPs बन रहे होते हैं। अब हम इसके एक दो क्लिनिकल्स देख लेते हैं। हमारे पास
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कब ब्लॉक होती है? जब हमारे पास म्यूटेशन आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए काम सही नहीं कर रहा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रॉब्लम आ जाता है, वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? कार्डियक मायोपैथी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास मसल वीकनेस हो जाती है और हमारे पास सीजर्स देखे जाते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। और हमारे पास आई प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे ऑफ पता नहीं इसको क्या डिजीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, बट स्टिल ये आइज़ का जो है वो प्रॉब्लम होता है, जिसको हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फैट्स की तरफ मूव करेंगे, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द फैट्स और ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट के बारे में बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।